नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की एक बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर है। और दोस्तों, ये अपडेट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रीसेप करने वाली है, क्योंकि रशिया के स्टेट डूमा की तरफ से अभी ऑफिशियली रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया गया। और इस सर्टिफिकेशन के बाद भारत और रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होने वाला है कि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस, पोर्ट्स, एयरफील्ड, रीफिलिंग स्टेशन, स्पेयर डिपो और लॉजिस्टिक हब का म्यूचुअल एक्सेस कर सकते हैं। यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए मल्टीपल डोमेन फॉर डिप्लॉयमेंट अब प्रैक्टिकली पॉसिबल होने वाला है। रशियन स्टेट डूमा की तरफ से दिए गए ब्रीफिंग के मुताबिक इस रेलोस फ्रेमवर्क के अंदर एक फिक्स्ड कोटा अलाउ किया गया, जिसमें 5 वॉरशिप, 10 एयरक्राफ्ट और करीब 3000 ट्रुप को किसी भी पार्टनर कंट्री की टेरिटरी के अंदर या उसके मिलिट्री बेस के अंदर 5 साल तक कंटिन्यूसली स्टेशन करके रखा जा सकता है। और इस लिमिट को फर्दर 5 साल और एक्सटेंड करने के ऑप्शन भी दिया गया है। अभी अगर इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत पहली बार रशिया के आर्कटिक, पैसिफिक और फार ईस्ट रीजन में अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकता है और रशिया इंडियन ओशन रीजन में स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। इसमें एक और मेजर गेम चेंजिंग एस्पेक्ट ये होने वाला है कि रशिया के मिलिट्री प्लेटफॉर्म को ट्रेनिंग, मेंटेनेंस या ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए इंडियन सॉइल पर लीगली स्टेशन किया जा सकता है। और इसी क्लॉज की वजह से स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में फिर से वो स्पेकुलेशन रिवाइव किया जा रहा है, जहां पहले ये रिपोर्ट सामने आया था कि रशिया की तरफ से भारत को 4 Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को ऑफर किया गया है। अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि रेलॉस एग्रीमेंट के बाद टेक्निकली और लॉजिकली भारत के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को वेट लीज या एक्सटेंडेड ऑपरेशनल एक्सेस पर ऑपरेट करना फुली पॉसिबल बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी पूरा रीजनल इक्वेशन को ही चेंज करने वाला है। अगला अपडेट फिलीपींस की तरफ से, और दोस्तों ये अपडेट डायरेक्ट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी इक्वेशन के साथ जुड़ा होने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस की तरफ से भी ऑफिशियली भारत से एक इंडिजिनस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए अप्रोच किया गया है, जिसका मेन पर्पज अपने एजिंग MIM-23 इम्प्रूव्ड हॉक एयर डिफेंस बैटरीज को रिप्लेस करने का होने वाला है। यह हॉक सिस्टम फिलीपींस की तरफ से 1990 में यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया था और अभी इसका एंगेजमेंट रेंज एयरक्राफ्ट के लिए बस 40 से 45 किलोमीटर और क्रूज मिसाइल के लिए 20 से 25 किलोमीटर ही रह गया है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट शॉर्टेज और आउटडेटेड एनालॉग कंपोनेंट की वजह से फिलीपींस की एयरफोर्स के लिए इनको कॉम्बैट रेडी कंडीशन में मेंटेन करना मुश्किल बन रहा है। और इसी वजह से होराइजन 2 और होराइजन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर अभी फिलीपींस की तरफ से नए एयर डिफेंस सिस्टम और मॉडर्न रडार सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया गया है। फिलीपींस के रिक्वेस्ट का जवाब देते हुए भारत की तरफ से अभी आकाश 1S सिस्टम को उनको ऑफर किया गया है। आकाश 1S की खास बात यह कि इसमें इंडिजिनस RF सीकर, स्ट्रॉन्ग ECCM कैपेबिलिटी, फाइटर जेट के लिए 45 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज और क्रूज मिसाइल के लिए 30 किलोमीटर का एंगेजमेंट रेंज मौजूद होने वाला है। इसकी एक सिंगल बैटरी में 4 सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन्चर मौजूद होते हैं, जिसमें 8 रेडी टू फायर मिसाइल होते हैं। इसके अलावा इसमें राजेंद्र डेरिवेटिव 3D फेस्ड एरे रडार और डेडिकेटेड कमांड पोस्ट भी मौजूद होता है। और ये सभी कुछ हाई मोबिलिटी 8x8 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंटेड होता है, जिस वजह से इसे क्विकली रिलोकेट किया जा सकता है। फिलीपींस के पॉइंट ऑफ व्यू से आकाश 1S उनकी सुबिक, क्लार्क और पलवान जैसे फॉरवर्ड बेस में क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम की रोल के लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन मनीला की ओरिजिनल प्रेफरेंस अभी 50 से 80 किलोमीटर क्लास की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाले हैं। इसीलिए वो भी आकाश 1S के बदले आकाश NG सिस्टम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसका रेंज 70 to 80 किलोमीटर के आसपास होने वाली। लेकिन आकाश NG अभी प्रोडक्शन के लिए क्लियर नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी इसकी एक्सपोर्ट को लेकर कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। अगला अपडेट इजराइल की तरफ से है, और दोस्तों ये अपडेट स्मॉल आर्म टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लिटरली रीराइट कर सकता है। NDTV के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल वेपन इंडस्ट्री यानी IWI की तरफ से अभी आर्बिल नाम के स्मार्ट कंप्यूटर असिस्टेड फायरिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटराइज स्मॉल आर्म सिस्टम बोला जा रहा है। पिछले 9 साल से इजराइल की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा था और अभी इसे ऑफिशियल अनवील किया गया है। इसका मेन पर्पज बैटलफील्ड में ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करना होता है।
आर्बिल का पूरा मैजिक इसके कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सूट में मौजूद होने वाला है। इस सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर, मोशन सेंसर, ट्रिगर सेंसर, कंट्रोल यूनिट और एक क्विक रिप्लेसेबल रिचार्जेबल बैटरी दिया गया, जो कि राइफल की ट्रिगर बिहेवियर को एनालाइज करता है, और जब शूटर टारगेट को बिल्कुल प्रिसाइजली एम कर लेता है तब वेपन ऑटोमेटिकली फायर कर सकता है। इसका मतलब ऑपरेटर बस पहला शॉट ही फायर करने वाला है और उसके बाद आर्बिल सिस्टम टाइमिंग और रेट ऑफ फायर को एडजस्ट कर सकता है और उसी हिसाब से फायरिंग कर सकता है, जिससे एक्यूरेसी और लेथेलिटी दोनों इंप्रूव होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आर्बिल किसी ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, यानी फॉग, डस्ट, स्मोक या लो नाइट कंडीशन या फिर नाइट फायरिंग के कंडीशन में या फिर खराब एनवायरमेंटल कंडीशन में भी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाली है। इसमें सोल्जर अपनी विजुअल एम से टारगेट को सिलेक्ट करने वाला और उसके बाद ये सिस्टम उसी परफेक्ट मोमेंट पे फायर करने वाला है जब टारगेट परफेक्टली अलाइन हो जाता है। IWI के मुताबिक आर्बिल सिर्फ मार्क्समैनशिप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि IWI की तरफ से इसको एंटी ड्रोन बैटलफील्ड चैलेंजेस के सोल्यूशन के रूप में भी डेवलप किया गया। आज के टाइम में FPV कैमेराजी ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर सर्विलेंस प्लेटफॉर्म हर फ्रंट में कांस्टेंट थ्रेट बन चुके हैं और मोस्टली स्मॉल आर्म से इनको शूट डाउन करना बहुत ही टफ होता है। आर्बिल के हाई स्पीड सेंसर और ऑप्टिमाइज फायरिंग लॉजिक सिस्टम सोल्जर को फास्ट मूविंग एरियल टारगेट को भी शॉर्ट रेंज के अंदर हिट करने में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करने वाली है। और ये सिस्टम सिर्फ 400 ग्राम के आसपास का वेट को ऐड करने वाला, यानी बिना कोई बल्कि एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म को एक्वायर किए बिना ही हमारे सोल्जर को काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी मिलने वाली है, यानी कि नॉर्मल राइफल से हम ड्रोन को काउंटर कर सकते हैं। और अभी सबसे बड़ी खबर ये कि आर्बिल पहले से ही भारत के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर चुका है और अभी भारत के साथ डिस्कशन किया जा रहा है, और अगर एग्रीमेंट को साइन किया जाता है तो आर्बिल को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत में डोमेस्टिकली बनाया जा सकता है और इसको इंडियन आर्मी में मासली इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्म फोर्स की तरफ से इशू किए गए मेल यूएवी प्रोग्राम की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल एटॉमिक की तरफ से अभी लार्सन टुब्रो के साथ मिलकर इंडियन आर्म फोर्सेस की 87 मेल यूएवी रिक्वायरमेंट के लिए अपनी MQ-1C ग्रे ईगल यूएवी को पिच करने की तैयारी किया जा रहा है। अभी जो ट्राई सर्विस प्रोक्योरमेंट चल रहा है उसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए टोटल 87 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया है। उसी के लिए ग्रे ईगल को भी जॉइंटली ऑफर किया जाने वाला है। ग्रे ईगल का डिजाइन प्रेडेटर प्लेटफॉर्म से डिराइव किया गया है, लेकिन इसमें एयरफ्रेम, एविनिक्स और प्रोपल्सन सिस्टम में काफी अपग्रेड किए गए हैं। इस यूएवी में थिलिट की सेंचुरियन 1.7 हैवी फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जेट फ्यूल पर ऑपरेट करता है और इस वजह से इस ड्रोन का हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस बाकी किसी ड्रोन के मुकाबले काफी बेहतर पाया जाता है। ग्रे ईगल लगातार 36 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है और 25,000 फीट के आसपास की सर्विस सीलिंग को मेंटेन कर सकता है। इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि LNT की तरफ से अभी इंडियन अथॉरिटी को एश्योर किया गया है कि ग्रे ईगल के इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट में इंडियन सब सिस्टम और इंडियन मिशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसमें इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक पेलोड और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाने वाला है। साथ ही प्रपोजल को प्राइस कम्पिटेटिव भी रखने का फैसला किया गया, क्योंकि इस टेंडर में अभी 20 से ज्यादा कंपनी रिस्पॉन्स दे चुके हैं और कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाली है। जनरल एटॉमिक के हिसाब से 2013 में ग्रे ईगल की एस्टिमेटेड प्राइस यूनिट के हिसाब से लगभग $21.5 मिलियन के आसपास की थी। तो देखने वाली बात यह कि अभी LNT की तरफ से इसकी इंडियन वेरिएंट की प्राइस को किस हद तक रिड्यूस किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।